नमस्कार। हिमाचल के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम ठाकुर और आज हिमाचल की कई खास खबरों के साथ शुरुआत करेंगे बजट के इशू को लेकर। हिमाचल की कांग्रेस सरकार ही नहीं बल्कि हिमाचल की बीजेपी पार्टी भी केंद्र सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले बजट की ओर उम्मीद की नजरों से निहार रही है, क्योंकि लंबे वक्त से कर्ज लेकर राज्य चला रहे हिमाचल का खजाना खाली है। इसलिए अब प्रदेश की नजर जो है वो केंद्र के बजट पर टिकी है। मोदी सरकार 1 फरवरी को बजट पेश करने जा रही है। हिमाचल को केंद्रीय बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, खासकर मोदी सरकार द्वारा सैद्धांतिक तौर पर घोषित अराउंड 69 हाईवेज, नेशनल हाईवेज, 4 लेन प्रोजेक्ट के लिए जो है वो सबसे ज्यादा आस जो है वो केंद्रीय बजट से है। इसी तरह राज्य केंद्रीय परियोजनाओं में हिमाचल की हिस्सेदारी बढ़ने और जून 2022 से बंद जीएसटी प्रतिपूर्ति राशि बहाल होने की भी जो है वो उम्मीदें हैं। कई उम्मीदें जो हैं वो इस बजट से हिमाचल को हैं और उन्हीं उम्मीदों के साथ हिमाचल की जो मौजूदा सरकार है वो भी, और साथ ही साथ अपोजिशन यानी कि बीजेपी पार्टी भी जो है वो केंद्र की ओर देख रही है। आपको बताएं कि केंद्रीय बजट को लेकर सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने भी अपनी बात जो है वो सामने रखी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जब भी हिमाचल आए हैं, हिमाचल प्रदेश की पोशाक, खानपान और लोकल भाषा में 2-3 शब्द कहकर हिमाचल वासियों को बहलाया। उन्होंने बजट को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हमें तो पिछले साल भी बड़ी उम्मीदें थी कि हमारे को जैसे जब जब मोदी जी हिमाचल में अगर आते हैं तो हमेशा इस बात का व्याख्यान करते हैं कि हिमाचल मेरा अपना है, घर है। वैसे तो हर प्रदेश में ऐसी बात करते हैं, और कि भाई मेरा घर है, वहाँ पे 2-4 अगर सेंटेंस उस लोकल डायलेक्ट में बोल दें तो, लेकिन ये व्यवहार में भी नजर आना चाहिए था। पिछले सालों में तो कोई खास हिमाचल के लिए नहीं आया है, लेकिन उम्मीद पे दुनिया टिकी है। इस बार उम्मीद है कि कुछ वो अंतिम बजट में अपना हिमाचल के लिए जरूर कुछ करेंगे, और जो हमारा पहाड़ी राज्य है इसकी मुश्किलातों को देखते हुए, खासतौर पे कनेक्टिविटी है हमारे रेलवेज में है, और ये जो अभी 4 लेन है या और सारी बातें हैं जो हमारी यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से हिमाचल बहुत ही अहम है। और मैं समझता हूँ जिस प्रकार से चीन का यहाँ पे हमारे पड़ोस में दखल अंदाजी हो रही है, तो उस प्रकार से हिमाचल के जो कनेक्टिविटी को और सुदृढ़ करना चाहिए। खासतौर पे ये जो एयरपोर्ट के विस्तारीकरण है, ये तो केंद्र को इमीडिएटली अपने अंडर लेना चाहिए, और इसके लिए जो भी पैसा धन की जरूरत है, बेशक वो कांगड़ा के लिए, शिमला के लिए, कुल्लू के लिए, जो है पूरे का पूरा एयरपोर्ट का जो प्रोजेक्ट है, इसे केंद्र को अपनाना चाहिए। और सुरक्षा की दृष्टि से और सामरिक दृष्टि से ये बहुत ही जरूरी है। ऐसे में मैं समझता हूँ हमें काफी उम्मीदें हैं, और कल कुछ हमारे लिए खास सौगात आनी चाहिए। वहीं बजट के ही इशू पर सीएम के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुनते हैं। से हम टूरिज्म के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश को आगे लेके जाएं, और बहुत सारी ऐसी योजना है, मनरेगा है, जिससे लोगों के लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें भी बजट बढ़ना चाहिए। ऐसी हमारी उम्मीद इस बजट से रहेगी। इस बार के बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। हिमाचल ने बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाई हैं। उसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं, क्या क्या उन उम्मीदों में मिल सकता है, कई सवाल हैं। उन सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ हमारे स्थानीय संपादक विजयपुरी जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। कल 1 फरवरी और 1 फरवरी को केंद्र सरकार जो है वो बजट पेश करने वाली है, और हिमाचल की जो मौजूदा सरकार है, या कहा जाए कि हिमाचल आस की नजरों से उस बजट की ओर देख रहा है। कितना खास है हिमाचल के लिए बजट? देखिए गौतम, हिमाचल के लिए जो भारत सरकार का बजट है वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि हिमाचल की कई योजनाएं जो है वो भारत सरकार के ऊपर निर्भर हैं, और भारत सरकार के बजट में यदि उनकी घोषणाएं होती हैं तो हिमाचल को उसका बहुत अधिक लाभ मिलता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जैसा अभी सीपीएस सुंदर जी ने कहा, वो सबसे अहम है कि हिमाचल में हवाई पट्टियों का विस्तार तथा रेल विस्तार एवं सड़क विस्तार। आपको सबसे पहले हम ले चलते हैं
हिमाचल में रेल विस्तार को लेकर। जी। देखिए, रेल विस्तार के क्षेत्र में हिमाचल के साथ आरंभ से ही अनदेखी होती रही है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। आजादी के बाद जितना रेल विस्तार अन्य प्रदेशों में हुआ उतना हिमाचल में नहीं हुआ, जबकि हिमाचल में सामरिक दृष्टि से रेल विस्तार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिमाचल का जो क्षेत्र है वो चाइना बॉर्डर के साथ लगता है और ये भारत सरकार भी मानती है। रक्षा मंत्रालय ने भी स्वीकार किया है कि यदि हिमाचल से भानुपल्ली का रेल विस्तार जो है अगर वो लेह लद्दाख तक कर दिया जाए तो सैनिकों को और सैन्य सामग्री वहां पहुंचाने के लिए अत्यधिक सुविधा होगी, जो कि चीन के मंडराते खतरे को देखते हुए जरूरी है। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि हिमाचल में जो है हवाई पट्टियों का विस्तार, हिमाचल में अभी तक कुल मिलाकर 3 हवाई पट्टियां हैं, जहां से देशी एवं विदेशी नागरिक शिमला के हिमाचल के लिए आते हैं। जी। शिमला की जहां तक बात है, शिमला में बहुत छोटा हवाई जहाज उतरता है और उसकी दरें बहुत महंगी हो जाती है। दिल्ली से 18,000 रुपए तक का किराया चार्ज किया जाता है शिमला के लिए। मैं आपको बताऊं, इतने किराए में आम व्यक्ति जो है वो दिल्ली से काठमांडू तक भी पहुंच जाता है, क्योंकि छोटा विमान उतरता है। तो ऐसी परिस्थितियों में यहाँ दरें बहुत अधिक है। ऐसी ही स्थिति कुल्लू के लिए भी है और कमावेश ऐसी ही स्थिति जो है वो कांगड़ा के लिए भी है। तो इन तीनों हवाई पट्टियों का विस्तार जरूरी है। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मंडी जो है हिमाचल का, ये मध्यवर्ती क्षेत्र है हिमाचल में, यहाँ से सभी इलाकों में की दूरी लगभग बराबर की ही है। मंडी में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बने, इसका सर्वेक्षण भी हो चुका है। इसके लिए भी अगर फंड मिलता है तो हिमाचल प्रदेश को अत्यधिक लाभ होगा। जी गौतम। सर, मेरे 2 सवाल हैं। एक सवाल यहाँ पे रेलवे से जुड़ा हुआ है कि हम उसके विस्तारीकरण की बात करते हैं कि उसे और ज़्यादा एक्सपैंड किया जा सके, लेकिन क्या हिमाचल की ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी है कि रेलवे ट्रैक्स जो हैं वो ऐसी जगहों पर भी बिछाए जा सकें जो बहुत दुर्गम हैं और लोगों को वहां बहुत ज़्यादा रेलवे ट्रैक की ज़रूरत है, ताकि अर्थव्यवस्था जो है वो और ज़्यादा तेज़ी से हिमाचल की आगे बढ़ सके? देखिए गौतम, हिमाचल की भौगोलिक स्थिति जरा टफ है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है, लेकिन आपको ये भी बताना चाहूंगा कि शिमला कालका जो रेल लाइन है, जब साधन बहुत कम थे सदी में, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है इसे मात्र 7 वर्षों में इस रेल लाइन का निर्माण करवा दिया था। जी। यदि उस समय रेल लाइन का निर्माण जो है कालका से लेकर शिमला तक हो सकता था, तो आज तो संसाधन बहुत है, आज नई मशीनरी है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि रेल जो है वो दुर्गम इलाकों में नहीं जा सकती। भारत सहित दुनिया के अनेकों दुर्गम इलाके हैं जहाँ रेल जो है नैरो गेज ही नहीं, ब्रॉड गेज रेल लाइन भी वहां तक पहुंची है। तो ऐसे में ये कहना कि जी दुर्गम इलाकों में रेल जाना पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है कि हिमाचल बहुत छोटा राज्य है और छोटा राज्य होने के कारण यहाँ सांसदों की संख्या भी बहुत कम है, आबादी भी बहुत कम है। ऐसे में हिमाचल की आवाज बुलंद नहीं हो पाती। आप देखें, यदि रेलवे का कोई मंत्री हिमाचल से होता तो हिमाचल में रेल निर्माण की, रेल विस्तार की जड़ी लग जाती। मैं आपको बताना चाहूंगा, पंडित सुखराम जी ने संचार क्रांति का जनक कहा जाता है। उन्होंने, जब वो हिमाचल से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें जब संचार मंत्रालय मिला तो उन्होंने देश में संचार क्रांति तो लाई ही, लेकिन हिमाचल को भी अलग नहीं रखा और उन्हीं के प्रयासों का परिणाम है कि आज हिमाचल के दूर दराज इलाकों में भी, जहां कोई सोच भी नहीं सकता था, वहां मोबाइल सेवाएं उपलब्ध हैं। तो ऐसा ही रेल मंत्रालय के बारे में होता तो शायद हिमाचल के लिए बेहतर होगा, लेकिन हिमाचल फिर भी देश का ही राज्य है। रेल मंत्रालय चाहे किसी के पास भी हो, हिमाचल में रेल विस्तार आवश्यक है और ये हिमाचल के विकास के लिए एक मील पत्थर साबित हो सकता है। क्योंकि आपने जो अभी सांसदों की बात की सर, उसी के आधार पर ये सवाल आता है कि अगर हम किसी एक क्राइटेरिया को ना देखकर हर एक क्षेत्र के विकास की अगर हम बात करें तो सांसद तो उतने ही हैं। क्या वहाँ की जनता, जो वहाँ के लोग हैं, जो अपना जनजीवन, अपनी जिंदगी को गुजर बसर कर रहे हैं, क्या उन्हें विकास का अधिकार नहीं है? क्या सिर्फ इस वजह से कि एक छोटा सा राज्य है, क्या उन्हें डेवलपमेंट देखने का अधिकार नहीं है? क्या इस वजह से दरकिनार कर देना सही है?
गौतम, मैं आपको यह बताऊं कि हिमाचल प्रदेश जो है वो देश के पहाड़ी राज्यों में अग्रणी राज्य के रूप में माना जाता है और है। ये हिमाचल ने अपने दम पर साबित किया है। जी। जहां तक केंद्र की बात है, केंद्र में चाहे कांग्रेस की सरकारें रही हो, चाहे भाजपा की सरकारें रही हो, हिमाचल के हितों के साथ हमेशा अनदेखी होती रही है। हिमाचल के हितों को दरकिरार किया जाता रहा है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। ये मोदी सरकार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। इससे पहले जितनी भी सरकारें रही, हिमाचल को जितना न्याय मिलना चाहिए था, जितना विकास में हिमाचल का हिस्सा होना चाहिए था, वो किसी भी सरकार ने नहीं दिया है। और उसका कारण मैंने आपको यही बताया कि हिमाचल में राजनीतिक तौर पर हिमाचल बहुत छोटा राज्य रहा है। पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य हिमाचल के मुकाबले बहुत बड़े राज्य हैं और हिमाचल उन्हें हमेशा अपने बड़े भाई का दर्जा देता रहा है, लेकिन बड़े भाइयों ने हिमाचल के हितों का कभी ध्यान नहीं रखा। एक संक्षिप्त में सर बहुत छोटा सा जवाब चाहूंगा कि कल का दिन जो है वो बहुत ज्यादा अहम है, तो क्या उम्मीद है कि हिमाचल की झोली में क्या कुछ आएगा? देखिए, हिमाचल की झोली में मैंने आपको जैसा बताया, हिमाचल के लिए सबसे अहम रेल विस्तार को है कि रेल विस्तार के लिए अधिक से अधिक बजट उपलब्ध हो। हिमाचल में जो हिमाचल का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, जो मध्य बरोटी वाला क्षेत्र है, इसके लिए रेल विस्तार अगर हो जाए, नालागढ़, रोपड़ और कालका को अगर जोड़ा जाए, तो ऐसे में हिमाचल के औद्योगिक क्षेत्र को जो है वो उसके विकास को पंख लग सकते हैं। ऐसा ही मामला सर्वे तक ही सीमित रहा और इसकी चर्चा कई बार होती रही है कि चंडीगढ़ से बद्दी तक मेट्रो रेल लाइन पहुंचाई जाए। नाहन से देहरादून और नाहन से काला अम्ब होते हुए जो अम्बाला तक रेल लाइन की भी बात है। तो ये रेल लाइन्स अगर इसके लिए अगर बजट मिले तो बहुत बढ़िया बात होगी। नंगल तलवाड़ा रेल लाइन को निर्माण कार्य अभी जो शीघ्र पूरा करने की बात कही जा रही है और भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन को भी पैसा मिलना चाहिए। इसी तरह से हिमाचल में ये मांग भी उठ रही है कि हिमाचल में सड़क विकास के लिए जो 69 जो नेशनल हाईवे है वो चुनावी मुद्दा भी बनते रहे हैं, उनके लिए भी अधिक से अधिक पैसा उपलब्ध हो और हवाई पट्टियों के निर्माण के लिए भी अधिक से अधिक पैसा दिया जाए। बागवानी, कृषि क्षेत्र में हिमाचल के लिए अधिक बजट उपलब्ध करवाया जाए और हिमाचल के साथ जो हिमाचल के लोग सोचते हैं और भारत सरकार से जो अपेक्षा हमेशा हिमाचल की सरकारें और हिमाचल की जनता करती रही है, वो ये है कि वो नीतियां, जो भी नीतियां भारत सरकार द्वारा बनाई जाती हैं, उसमें हिमाचल की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए मैदानी इलाकों के मुकाबले हिमाचल को अधिक सहायता मिले, ताकि हिमाचल जो है हिमाचल की योजना जो है पूरी हो सके। सर हमारे साथ बने रहिए क्योंकि इस मसले में इतनी जानकारी, लेकिन अगला मसला भी जो है वो बहुत ज़्यादा संगीन और हिमाचल की स्थिति से जुड़ा हुआ है, तो आपसे भी उसके बारे में जो है वो जानकारी लेंगे। अगली खबर की ओर बढ़ें तो आपको बता दें कि हिमाचल में पिछले करीब 1.5 महीने से चल रहा सीमेंट फैक्ट्री विवाद के आज जो है वो सुलझने की उम्मीद लगाई जा रही थी, क्योंकि ट्रक ऑपरेटर्स की आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से इसी मसले पर बैठक थी जो स्थगित हो गई। विवाद को सुलझाने के लिए ट्रक ऑपरेटरों की मुख्यमंत्री से आज पहली मुलाकात थी। उम्मीद जताई जा रही थी कि मुख्यमंत्री और ट्रक ऑपरेटरों को इस मुलाकात के बाद सुक्खू सरकार विवाद को जो है वो सुलझाने के लिए कोई बड़ा निर्णय ले सकती है। वहीं ट्रक ऑपरेटरों ने भी गतिरोध तोड़ने में नाकाम रहने पर सड़कों पर उतरने और चक्का जाम करने की जो है वो चेतावनी दी थी। आपको बता दें कि सोमवार को सीएम सुक्खू जो है वो श्रीनगर में भारी बर्फबारी के कारण फंस गए थे। खराब मौसम की वजह से बीते कल जम्मू से जो है वो फ्लाइट उड़ान नहीं भर पाई थी। यही समस्या आज भी रही। इस वजह से वो बीती रात जो है वो श्रीनगर में ही रुके। वहीं कहा जा रहा है कि सीएम सुक्खू के जो है वो रूट प्लान की जो है वो डिटेल्स आ रही हैं और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि कल जो है वो शिमला पहुंच सकते हैं और जल्द ही फिर से जो है वो मीटिंग बुलाई जा सकती है और इस पर जो है वो चर्चा हो सकती है। सवाल जो है वो कई हैं क्योंकि मसला बहुत ज़्यादा अहम है कि आखिर इसका समाधान कब होगा। विजय सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय सर, ये मसला बहुत ज़्यादा अहम है, लगातार जो है वो ज्वलंत होता जा रहा है, राजनीतिक रंग भी इसको दिया जा रहा है। हम इस पर भी मसले पर जो है वो चर्चा कर चुके हैं, आप और हम हिमाचल टुडे के प्लेटफॉर्म पर। तो यही जानना चाहूंगा कि मीटिंग बहुत ज़्यादा अहम है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या उम्मीदें हैं कि इस मीटिंग से समाधान निकल जाएगा? क्योंकि कई मीटिंग्स के दौर हो चुके हैं लेकिन विफल रहे हैं। ये पहली मीटिंग सीएम के साथ होनी थी लेकिन ये पोस्टपोन हुई है।
देखिए गौतम, जहां तक तो बैठक का प्रश्न है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्री जो है वो श्रीनगर में बर्फबारी के बीच फंस गए और वो आज नहीं पहुंच पाए। जैसे हमें सूचना थी कि कहा जा रहा था कि आज जो है वो ट्रक ऑपरेटर्स, अंबुजा सीमेंट प्रबंधन और जो है राज्य सरकार के बीच बातचीत होगी और राज्य सरकार की बैठक, इस बैठक की अध्यक्षता जो है वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को करनी थी। और ये समझा जा रहा था कि जब मुख्यमंत्री स्वयं इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं तो दोनों ही पक्ष किसी न किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। लेकिन ये बैठक रद्द हो गई और मैं आपको ये भी बताऊं कि सीमेंट प्रबंधन का ये भी कहना था कि सीमेंट प्रबंधन ही नहीं बल्कि ट्रक ऑपरेटर्स का भी ये कहना था। कुछ ट्रक ऑपरेटर्स ने कहा कि उनके पास अभी तक बैठक का निमंत्रण नहीं है, लेकिन सरकारी सूत्रों से ये कहा जा रहा था कि आज बैठक होगी। तो ये बैठक अब एक तरह से रद्द है और अगली तिथि कब मिलती है इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि आने वाले 3 दिन पे 1 फरवरी से लेकर 3 फरवरी तक प्रदेश के डेवलपमेंट प्लान को लेकर पहले से ही बैठकें जो है वो निर्धारित हैं और इसमें सभी विधायकों ने भाग लेना है। और ये बैठकें बहुत लंबी चलती हैं और 2-2 सत्र में चलती हैं, 3-3, 4-4 जिलों की, क्योंकि 12 जिले हैं और 12 जिले की बैठक 3 दिनों में 68 विधायकों की सिफारिशें जाननी है। तो ऐसे में ये बैठकें लंबी चलती हैं। इसके बीच में मुख्यमंत्री जो है वो कोई बैठक बुलवा पाएंगे ऐसा शायद संभव ना हो। और 4, 5, 6 को मुझे जो जानकारी मिली है, जो मेरे सूत्र कह रहे हैं, वो ये है कि 4, 5, 6 को मुख्यमंत्री फिर शिमला में उपलब्ध नहीं है, उन्हें दिल्ली दौरे के लिए जाना है। तो यदि वो दिल्ली दौरे के लिए निकलते हैं तो अब ये बैठकें शायद 6 फरवरी के बाद ही होंगी, ऐसा जो मेरी जानकारी के अनुसार। हालांकि अभी सरकारी कार्यक्रम जो है वो निकला नहीं है, लेकिन ये जानकारी पुख्ता है ऐसा मुझे लगता है। सर, जिस तरीके से इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है, क्या ये लगता है कि जैसे कि आपने कहा कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि 6 तारीख के बाद हो सकता है, कि इसे एक भी दिन जो है वो पोस्टपोन करना काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है? देखिए, मुख्यमंत्री इस बात को जानते हैं कि परिस्थितियां गंभीर हैं और ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं कि इसका कोई हल ना निकले। मुख्यमंत्री प्रयासरत है और मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जब ये कहते हैं कि वो रात के 1-1 बजे तक जो है वो काम करने की क्षमता रखते हैं, अधिकारियों से भी वो कहते हैं कि ऐसा ही किया जाए, तो इसके बीच में कोई शंका वाली बात नहीं है कि यदि दोनों पार्टियां भी रात को भी बैठक बुलाई जा सकती है। और सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री जो है वो चाहते हैं कि इसका हल निकले और निकल भी सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि 6 तक बैठकें नहीं हो सकती हैं, बैठक मुख्यमंत्री कभी भी बुलवा सकते हैं। तो ऐसे में आप इस बात को देखिए कि बैठक कभी भी हो सकती है और उसे कब बुलवाया जाए ये मुख्यमंत्री के शिमला आने के बाद ही तय हो। सर, एक सवाल यहाँ पे, जब आपने कहा कि वो कहते हैं, सीएम ये कहते हैं कि रात को 1-1 बजे तक काम करते हैं, तो एक सवाल दिमाग में ये भी आ गया कि अपोजिशन सीधा सीधा ये आरोप लगाता है कि मौजूदा सरकार की कथनी और करनी में बहुत ज्यादा अंतर है, कहती कुछ है, होता कुछ है, करती कुछ है। देखिए गौतम, मैं आपको यह बताऊं कि अभी ऐसा कहना जो भाजपा के लोग कह रहे हैं, ऐसा जो कहना है वो बहुत जल्दी वाला बयान होगा, क्योंकि अभी सरकार को बने चंद ही दिन हुए हैं। अभी सरकार ने सत्ता के गलियारों को परखना शुरू किया है और अभी आप ये देखिए कि कहाँ मुख्यमंत्री की सोच अलग बताई जा सकती है। अब तक हमने जितनी बार सत्ता परिवर्तन देखा है, हमने ये पाया है कि सत्ता में आने के साथ ही, यानी कि कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि मुख्यमंत्री जो है शपथ लेने के चंद मिनटों के बाद ही राज्य के जो है जिलाधीशों के तबादले कर देते हैं और पुलिस अधीक्षकों के तबादले हो जाते हैं, तमाम बड़े महकमों में तबादले हो जाते हैं, जबकि यहाँ पर अभी तक सुक्खू सरकार ने ऐसा नहीं किया है। ये बहुत बड़ी बात है जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ कि उन्होंने द्वेष की राजनीति नहीं की है और उन्होंने अधिकारियों को भी अपमानित करने का
प्रयास नहीं किया है, क्योंकि अधिकारी जो है वो सरकार की एक निरंतर प्रक्रिया के साथ चलते हैं। अधिकारियों को इससे कोई मतलब नहीं होता कि सरकार किसकी है। उन्हें जो भी सरकार है, जो भी मुख्यमंत्री है, जो भी मंत्री है, उनके आदेशों की पालना नियमों के अनुसार करनी होती है और वो करते हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एक जिलाधीश जो है उसे अगर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नियुक्त किया था तो वो जिलाधीश जो है वो भाजपा के लिए ही काम करेगा और भाजपा के कार्यकर्ताओं को ही प्रसन्न करने का प्रयास करेगा। उसका प्रयास हमेशा ये रहा होगा और रहता है कि वो अपने जिले का विकास करे और सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने ऐसा मौका दिया है और शायद अधिकारियों में जोश भी है कि वो मुख्यमंत्री के साथ बढ़-चढ़ विकास और योजनाओं को निपटाने के लिए काम कर रहे हैं। यानी इन शॉर्ट ये है कि अभी ये कहना कि कथनी और करनी में फर्क है, बहुत ज्यादा जल्दबाजी है, तो अभी रुकना चाहिए, ठहरना चाहिए और देख लेना चाहिए कि भैया आखिर किस तरीके से काम हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, देन उसके बाद अपना एक कमेंट जो है वो देना चाहिए। तो सर अभी बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर में भी आपके व्यूज की, आपकी नॉलेज की जो है वो जरूरत पड़ेगी। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आपको बता दें कि हिमाचल के डेवलपमेंट प्लान के लिए कल का दिन अहम होगा। डेवलपमेंट प्लान कैसा हो, इसे लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कल से लेकर आगामी 3 दिनों तक आयोजित होने वाली बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। बैठकों में राज्य के तमाम विधायक जो हैं वो अपने अपने विधानसभा चुनावी क्षेत्रों में होने वाली विकासात्मक गतिविधियों पर अपनी सिफारिशें देंगे। एक बहुत बड़ी बात है कि सिफारिशें जो हैं वो ली जाएंगी और इस पर क्या कुछ अहम रहेगा, विजय सर हमारे साथ हैं। तो विजय सर, ये मीटिंग जो है डेवलपमेंट को लेकर, हिमाचल के डेवलपमेंट को लेकर जो मीटिंग होने वाली है, किस तरह से खास है, इसमें क्या कुछ रहने वाला है? देखिए गौतम, ये हिमाचल का जो है डेवलपमेंट प्लान बनता है। ये डेवलपमेंट प्लान जो है वो अभी कुछ ही वर्षों से, जब से नीति आयोग का गठन किया गया है, मैं ये कहूंगा कि लगभग 5 वर्षों से नीति आयोग का गठन हुआ है और 5 वर्षों के बाद ये लगभग 4 साल से जो है वो डेवलपमेंट प्लान बनता है। उससे पहले जब तक नीति आयोग का गठन नहीं हुआ था, उससे पहले राज्य सरकार की वार्षिक योजना बनती थी और वार्षिक योजना का ही एक स्वरूप है कि डेवलपमेंट प्लान बनाया जाए। इस डेवलपमेंटल प्लान का मकसद ये है कि राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या विकासात्मक गतिविधियां होनी है, किन विकासात्मक परियोजनाओं को शुरू किया जाना है, पेयजल है, इलेक्ट्रिसिटी है, सड़कें हैं, कृषि क्षेत्र में, बागवानी क्षेत्र में, ये सभी चीजें जो है वो डेवलपमेंटल प्लान में आती हैं और इसको बनाने के लिए राज्य सरकार जो है हर साल जो है वो जनवरी महीने में ही, क्योंकि बजट आने वाला है, बजट पहले जो है डेवलपमेंटल प्लान बनता है ताकि इस प्लान को एक तरह से बजट में भी शामिल किया जा सके। तो इसके लिए विधायकों की सिफारिशें ली जाती हैं। अब मैं आपको बताऊं कि विधायक चाहे सरकार किसी की भी हो, सत्ता में परिवर्तन हमेशा होता रहता है और हम देखते हैं कि जो दल जो है वो विपक्ष में रहता है, उसकी ये शिकायत रहती है कि सिफारिशें तो मांगी जाती हैं लेकिन हमारी सिफारिशों को प्राथमिकता के आधार पर बजट में शामिल नहीं किया जाता। अगर भाजपा की सरकार रही तो कांग्रेस के लोगों का ऐसा कहना था, अब कांग्रेस की सरकार है तो आने वाले समय आप देखेंगे कि भाजपा के नेता भी ऐसा ही बयान दे रहे होंगे कि उनसे सिफारिशें मांगी गई हैं पर उन्हें लगता नहीं है कि उनकी प्राथमिकताओं को जो है बजट में शामिल किया जाएगा। मेरे हिसाब से कुल मिलाकर 11,700 कुछ रुपए का जो है डेवलपमेंट प्लान हो सकता है, जो कि लगभग 10 से 13% वृद्धि होगी पिछले साल के डेवलपमेंटल प्लान के ऊपर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उम्मीद है कि इन खबरों में जो भी सवाल जवाब थे वो तमाम चीज़ें जो हैं वो क्लियर होती हुई नज़र आई होंगी। आगे बढ़ते हैं। मौसम की बात कर लेना बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी यहाँ भी हो जाता है। आपको बताएं कि बीते कुछ दिनों में जनजातीय क्षेत्र एवं हिमाचल के अधिकांश क्षेत्रों में हुए हिमपात ने जहाँ बागवानी एवं पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों को राहत की सांस दी है, तो वहीं दूसरी तरफ भारी हिमपात के कारण सामान्य जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है। हम आपको बता दें कि ये हिमपात बागवानी के लिए अच्छा माना जाता है। इस हिमपात के बाद बागवानों ने राहत की सांस जरूर ली है। बागवान जहां खुश हैं, तो वहीं राज्य के अधिकांश जनजातीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र अंधेरे में डूबे हुए हैं।
कारण यह है कि प्रदेश भर में बर्फबारी के कारण 904 बिजली के ट्रांसफार्मर बंद हो गए हैं, जिसे जो है कहा जाए कि यही जो दौर है वो कई जिलों में लगातार ऐसे ही चल रहा है। शिमला की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा 84 ट्रांसफार्मर्स जो हैं बंद हो चुके हैं। अनेकों गांव अंधेरे में डूबे हुए हैं। इसी प्रकार जिला किन्नौर में 270, जिला लाहौल स्पीति में 114, चंबा में 86, कुल्लू में 4, मंडी में 15 और सिरमौर में 53 ट्रांसफार्मर बंद हैं। भारी हिमपात के कारण राज्य स्थित 3 नेशनल हाईवे जो है वो पूरी शेष दुनिया से कटे हुए हैं। तो वहीं अनेकों ग्रामीण क्षेत्र यातायात के लिए कहा जाए कि बंद हो चुके हैं। कुल मिलाकर 496 सड़कें बंद हो गई हैं। इन सड़कों के बंद होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों का शेष देश से संपर्क कट गया है। शिमला जिले में सबसे ज्यादा 180 सड़कें, लाहौल स्पीति में 158, किन्नौर में 73, कुल्लू में 34, चंबा में 27, कांगड़ा में 2, मंडी में 8 और सिरमौर में 11 सड़कें यातायात के लिए जो है वो ठप पड़ी हुई हैं। इस कारण इन क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था चरमरा चुकी है। हुए हिमपात के कारण प्रदेश परिवहन निगम को भी जो है वो भारी घाटा उठाना पड़ रहा है। कारण यह है कि परिवहन निगम के अनेकों बसें जो है वो चल नहीं रही हैं। कुल मिलाकर राज्य भर में लगभग 670 बंद पड़े हैं, जहां कहा जाए कि सैकड़ों बसें जो हैं वो फंसी हुई हैं। तो ये स्थिति है जहां वहीं दूसरी ओर अगर हम शिमला की बात करें, राजधानी शिमला, पहाड़ों की रानी की बात करें, तो वहां पर जितने भी पर्यटक पहुंच रहे हैं, एडवांस जो बुकिंग करके वहां पहुंचे हैं, उनको जरूर जो है वो निराशा हाथ लगी है। हिमाचल के कई एरियो में, अपर इलाकों में जो है वो स्नोफॉल जरूर हुआ है और अच्छा खासा स्नोफॉल हुआ है, लेकिन हिमाचल जो है वो अछूता रहा है। उम्मीद जितनी स्नोफॉल की थी उतनी नहीं हुई है। पर्यटकों को जो उम्मीदें थी उस उम्मीदों पे जो है वो पानी फिरता हुआ नजर आया। लेकिन यातायात ठप हो रहे हैं, ट्रांसफार्मर्स बंद हो रहे हैं, अंधेरे में जो है वो शहर गांव जो है वो डूबते हुए नजर आ रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले चंद दिनों में जो है वो तमाम व्यवस्थाएं कर ली जाएंगी। जो ट्रांसफार्मर्स हैं उन्हें ठीक कर लिया जाएगा, यातायात को फिर से जो है वो बहाल कर दिया जाएगा, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ों का नुकसान ज़रूर होता है। यातायात ठप होने से जो इलाके हैं वो पूरी दुनिया से, पूरे राज्य से जो है वो कट जाते हैं। तो उम्मीद है कि जल्द जो है इन समस्याओं का जो है वो समाधान हो पाएगा। फिलहाल आज के हिमाचल के प्राइम टाइम में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत और हिमाचल की खास खबरों के लिए बने रहिए हिमाचल टुडे के साथ।